nation now. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether it gives supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We welcome our esteemed guest in our studios today, Lakshman Sahuji Sahab from the Bharatiya Janata Party. Sahuji Sahab, welcome to the show. Namaskar, sir. नमस्कार. Bharat Singh ji from the Indian National Congress. Bharat Singh ji, welcome to the show. Bharat Singh Sahab, namaskar. Welcome to the show. नमस्कार नमस्कार नामबिहार जी. We got Rakesh Prajapati ji from the Samajwadi Party. Prajapati ji, namaskar. Welcome to the show. नमस्कार सर. नमस्कार. And we got Sandeep More ji from the Azad Samaj Party. Sandeep More ji, welcome to the show. Namaskar. I can't see Sahuji Sahab and other More ji on the show, on the screen, please. Engineering, please look into it. Bharat Singh Sahab, आपसे शुरू करते. सिंह साहब, ये क्या चक्कर है? आज शरद पवार जी और फिर मोदी साहब एक ही मंच पर है, और एक ही मंच पर कुछ दिन पहले शरद पवार साहब एकनाथ शिंदे जी का महाजी शिंदे के अवार्ड दे रहा था. बार बार आप संस्कृति और बार बार महाराष्ट्र के संस्कृति को बोल बोलकर, बट एमवीए जो घटक दल है वो परेशान हो रहा है. बिकॉज क्या है कि एकनाथ शिंदे जी ने इस पार्टी को तोड़ दिया था, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ दिया था, और खुद शरद पवार साहब के पार्टी टूट गए थे. अब मोदी साहब के साथ एक ही मंच पर, उससे पहले एकनाथ शिंदे जी. भरत सिंह जी साहब, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? व्हाट इज द मैसेज, भरत सिंह साहब? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर महाराष्ट्र के विषय पे है और उस पे अगर महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता देश के प्रधानमंत्री से मिलता है तो इसमें बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. और रही बात जहाँ शिवसेना की नाराजगी की, तो वो शिवसेना का कोई प्रवक्ता होगा वही बता सकता है. मुझे लगता है कि सही में महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, राजनीति अपनी जगह पे, लेकिन व्यक्तिगत संबंध भी कुछ मायने रखता है. तो उस वजह से, और एक तो दूसरा कि महाराष्ट्र का एक कार्यक्रम था जिसकी वजह से वहाँ पे शरद पवार जी भी आमंत्रित थे, देश के प्रधानमंत्री भी आमंत्रित थे, तो दोनों लोग जो है बैठे थे. भरत सिंह जी, तो आप इसमें कुछ अनोखा दिख नहीं रहा है, मतलब अद्भुत कोई चीज नहीं है आपके हिसाब से? इट इज नॉर्मल, महाराष्ट्र की संस्कृति के हिसाब से हो रहा है, भरत सिंह जी? नहीं, इसमें कोई कयास लगाने का बहुत बड़ा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि सवाल या निशान है. अगर कोई कार्यक्रम है, और कार्यक्रम में देखिए, जब राजनीति में व्यक्ति होता है तो उसे बहुत जगह उठना बैठना पड़ता है. और ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल भाजपा का कार्यक्रम था उसमें शरद पवार जी चले गए. भाई, ये तो महाराष्ट्र की एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें जो है सभी इनवाइटेड थे, जो इनवाइटेड थे उसमें गए. और रही बात शिंदे जी का सम्मान करना, तो ये शरद पवार जी और राष्ट्रवादी के प्रवक्ता बता सकते हैं या शिंदे के प्रवक्ता बता सकते हैं. अब ये तो वही बता सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, उस संस्कृति के बहुत अपने अपने मायने हैं निकालने वालों के लिए. लेकिन अगर कोई किसी से मिलता है, कल अगर मैं किसी भाजपा के नेता से मिलूं तो ये तो नहीं हो जाएगा ना कि मैं भाजपा में जा रहा हूं. उसी मंच से शरद पवार साहब बैठे थे, सावरकर जी का भी जिक्र हुआ, महान जो कंट्रीब्यूशन थे मराठी लिटरेचर में, सावरकर जी का भी वहां पर मेंशन किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से भी, और शरद पवार. तो कैसे आप देखते हो सावरकर जी? एक चीज है जो राहुल गांधी जी हमेशा प्रश्न लगाते रहते हैं कि सावरकर जी का कंट्रीब्यूशन हम नहीं मानते. भरत सिंह जी, देखिए, सबका अपना सोचने का तरीका है, सब पार्टियों के सभी नेताओं का अपना सोचने का तरीका है. हमारी पार्टी का अपना एक तरीका है सोचने का. जो जैसा किया होगा देश के लिए वो तो सामने दिखता है, और हमने भी पढ़ा लिखा है और आप भी पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं क्या सच्चाई है और क्या नहीं है. जो इतिहास में पढ़ाया जाता है उसी को हम बताते हैं. आप भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, देश भी बताएगा. हम कोई झूठी जो है पढ़ाई और झूठा जो है लिखा हुआ पढ़ के आए नहीं है. बहुत लोग तो आज बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, पूरा सिविलेस ही बदलना चाहते हैं. वो बताना चाहते हैं कि जो देश के बापू के हत्यारे थे वो बहुत देशभक्त थे, ऐसे सब चीज बताना चाहते हैं. लेकिन देश की जनता और देश के लोग जानते हैं कि देश के लिए कौन जो है अपने प्राणों की आहुति दिया है. इस देश को आज़ादी देने
दिलाने के लिए कौन कौन जो है सूली पे चढ़ा है, शहीद हुआ है, ये सब जानते हैं और उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर क्या करें, कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं और बार बार वो जो है इस सब का जिक्र करते हैं। ये जिक्र कभी नहीं करते हैं कि देश तरक्की कैसे करेगा, देश में जो आज बेरोजगारी बढ़ी है वो कैसे हल होगी, देश की महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ा वो कैसे हल होगा। ये सारी चीजें जो हैं वो देश के हित के लिए हैं और बाकी जो ये बातें होती है ना, ये सिर्फ देश को गुमराह करने के लिए होती है और इस पे विशेष देश की जनता को विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। I'll go to Lakshman Saoji साहब from the Bharatiya Janata Party. लक्ष्मण सावजी साहब, शरद पवार साहब, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और शरद पवार साहब एक ही मंच पर थे मराठी लिटरेचर और उस विषय में, बिकॉज शरद पवार साहब बार बार गुगली फेंकते हैं, कई एकनाथ शिंदे जी का सत्कार करते हैं जिन्होंने एमवीए को टोटली तोड़ दिया था, और फिर अभी मोदी साहब के साथ बैठकर वही सावरकर जी का उन्होंने जिक्र भी किया था, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मराठी लिटरेचर। सावजी साहब, तो इस चीज को कैसे देखते हो आप? लक्ष्मण सावजी साहब, बीजेपी। प्रदीप जी नमस्कार। 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 हमारे दोनों प्रवक्ता मित्र बात कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार। भरत सिंह जी और राकेश प्रजापति जी, समाजवादी भरत पार्टी। सिंह जी और राकेश जी। हाँ, नमस्कार। प्रदीप जी, मैं बात करने से सबसे पहले थोड़ा दिन का जो विशेष है, बिल्कुल दिन का और माहौल का विशेष, बिल्कुल। जो आपने टॉपिक शुरू किया है चर्चा में, हाँ हाँ, उसके साथ जोड़कर ये सब बातें हैं। बिल्कुल। आज 21 फरवरी है। हाँ हाँ, 19, 20 और 21 ये सलग लगातार 3 जो दिन है, बिल्कुल। ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हाँ हाँ, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय विचारधारा के लिए। हाँ हाँ, 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती थी, बिल्कुल 395वीं जयंती थी। बिल्कुल। 5 साल बाद 400 साल पूरे हो जाएंगे उनके जन्मदिन। हाँ हाँ हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजमुद्रा है, प्रतिपश्चंद्र लेखे व वर्धिष्णुरीश वंदिता शाह सुनो शिवसैषा मुद्रा भद्राय राजते। हम सिर्फ तस्वीर के लिए, माहौल के लिए, उत्सव के लिए ये जयंतियां नहीं मनाते हैं। पूरी दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज जी को आज मानती है, अच्छी तरह जानने लगी है। वो जो राजमुद्रा है उसका मतलब समझ लेना चाहिए, वो भारतीय संस्कृति की धरोहर की राजमुद्रा है। बिल्कुल। तो जो हमारे भारत पर मुगलों का और ब्रिटिशों का जो शासन चला सैकड़ों साल, उसका असर हमारे संस्कृति के ऊपर, समाज के ऊपर इतना हुआ है कि हम क्या करने जा रहे हैं इसका पता नहीं चलता है आजकल के लोगों को। बिल्कुल। इतना असर हुआ है 10-10 पीढ़ी तक। तो हमारी संस्कृति यह है कि प्रतिपदा का जो चंद्रमा होता है वो पूनम की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसके आकार, उस तरह हमारी संस्कृति बढ़ती जाए, ये उसका मतलब होता है। तो ये प्रतिपदा क्या है? यह हमारा भारत है। हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब जानने लगे हैं, लेकिन भारत क्या है? हमारा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, फाल्गुन तक यह हमारा भारत है। ये गुड़ी पाड़वा है, वर्ष प्रतिपदा से लेकर होली तक, फाल्गुन तक जो जो त्योहार आते हैं, यह हमारा हिंदुस्तान है, यह हमारी भारतीय संस्कृति है, यह भारतीय विरासत है। उसका वो सिंबल है जो राजमुद्रा है वो। तो उनके जन्मदिन पर मैं पहले उनके ऋण में रहना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विचारधारा के, उनके व्यक्तित्व के और उनके इतिहास के। पहली बात। दूसरी बात, कल 20 तारीख थी। कल हमारे संत गजानन महाराज है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत है, उनकी जन्मतिथि थी। वो माघ महीने के सप्तमी में आती है, तो कल वो थी। उनको भी मैं यहां श्रद्धा से नमन करता हूं। और आज 21 तारीख है। जिस तरह से मोदी जी ने आज के भाषण में जिसका उल्लेख किया और जो सब जानते हैं, सब मानते भी हैं, आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। Okay. तो हम डे मनाते हैं आजकल अलग अलग।
तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिन हाँ हाँ आज मनाया जाता है। उसमें थोड़ा सा वो मुद्दे पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले 21 फरवरी मेरे लिए, हमारे विचारधारा के लिए, हमारे पार्टी के लिए जो एक बड़ा दिन हम मानते हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो, जिनको हम भाजपा के संत कहेंगे, ऐसे जो हमारे वसंतराव जी भागवत हमारे नेता थे, उनका स्मृति दिन आज रहता है। और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन हम कार्यकर्ता दिन ऐसा इस दिन को मनाते हैं। ओके ये बात हो गई। और अभी जो मातृभाषा दिन की जो बात चल रही है, जो आपने जिक्र निकाला है हाँ। साहब, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है। जो कार्यक्रम वहां पे होने जा रहा है वो मराठी साहित्य सम्मेलन है, उसका आयोजन है, और उसके स्वागत के अधिकारी अध्यक्ष शरद पवार जी है। इसलिए वो पूरे जहां जितने सम्मेलन में सब लोग आएंगे, उनके स्वागत अध्यक्ष वो है। ओके हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे गेस्ट है वहां पे। ओके और वो सम्मेलन के लिए आज माननीय दिल्ली में सम्मेलन है, तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया है। और ये माहौल में ये राजनीति का मंच अलग है, ये राजनीति से हटकर ये मंच है, ये हमारी संस्कृति है, ये लिटरेचर है, इससे समाज बनता है, समाज सुधारता है, समाज वृद्धिंगत होता है, विचारधारा बनाई जाती है। और जो लिटरेचर है ये आदमी को इंसान बना देता है। तो इसलिए कोई भी भाषा में साहित्य हो, लिटरेचर हो, तो वो अपने संस्कृति का पूजक, संस्कृति संवर्धन के लिए होता है। मराठी भाषा के 12 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया में है, तो सावरकर का मराठी भाषा का एक स्थान है समाज बनने में, सावरकर एक इतिहास है। सावरकर का नाम का जिक्र हुआ, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं आगे वही मुद्दे पे आता हूं। हाँ हाँ सावरकर जी ने जो मैंने पहले जिक्र किया था कि मुगलों का और ब्रिटिशों का जमाने का जो असर हमारे ऊपर हुआ है, तो हमारे भाषा के लफ्ज शब्द हमको उसमें नहीं थे, और उनका लफ्ज, उनके शब्द हम यूज करते थे। अभी भी बात करते करते जब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी में पूरी नहीं बोल पाता हूं, उसमें अंग्रेजी आ जाता है। वैसे मातृभाषा में जब बात करते हैं तो मातृभाषा 100% शुद्धता के साथ बोलने के लिए जो वर्ड होने चाहिए, सावरकर जी ने मराठी भाषाओं को बहुत, मराठी भाषा के शब्द का निर्माण भी किया था। सावरकर देशभक्त थे, क्रांतिकारक थे, लिटरेचर थे, पोएट थे, ड्रामा राइटर थे, सोशल इसमें हार्मनी के बहुत बड़े विचारक थे, प्रचारक थे। इसलिए सावरकर जी का साइंटिस्ट थे, उनको अंधश्रद्धा नहीं पसंद थी, वो श्रद्धा के साथ चलते थे। इसलिए सावरकर जी का योगदान भाषा के लिए और देश के लिए। समझ, जो पागल है दिमाग से, उनको सावरकर कभी जिंदगी में समझेंगे नहीं। उसको पढ़ना चाहिए, उनको आजमाना चाहिए, उसका स्टडी होना चाहिए। और बिगर स्टडी के बजाय किसी के बाप जादाओं ने कुछ भी कान में फूंक दिया, उसके लिए सावरकर जी के लिए बात नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसे भी कुछ पागल राजनीति में लोग हैं जो सावरकर को अनाप शनाप कहते हैं, लेकिन सावरकर का जैसा कोई देशभक्त कोई नहीं सकता, जिन्होंने खुद को जितनी तकलीफ सही ली, खुद के परिवार को जितनी तकलीफ सही ली। केवल मेरा नाना और मेरा बाप राजनीति में है, इसलिए सावरकर समाज सुधारक नहीं थे। सावरकर पैदाइशी खून में, रगों में उनकी राष्ट्रनिष्ठा, देशभक्ति थी, इसलिए सावरकर जाने जाते हैं। तो सावरकर के लिए महाराष्ट्र के कोई भी आदमी में दो राय नहीं हो सकती है। और अगर दो राय जिसकी होगी, वो महाराष्ट्र से दुश्मनी, सिर्फ दुश्मनी हो सकता है महाराष्ट्र का, जो सावरकर के खिलाफ बोलता है, इतना पक्का है। बस साहब आई कम टू राकेश प्रजापति। राकेश प्रजापति जी नमस्कार। संदीप मोरे जी जॉइंड अस, संदीप मोरे फ्रॉम दी आजाद समाज पार्टी। मोरे साहब वेलकम टू द शो। मैं राकेश प्रजापति साहब, राकेश जी, आज जिस प्रकार से शिवपाल यादव जी ने महाकुंभ पे और उस पे प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो प्रश्न उठा लिया, उन्होंने कहा आस्था के नाम पर अव्यवस्था। शिवपाल यादव जी, आस्था के नाम पर अव्यवस्था जनता के लिए विनाशकारी। इस कमेंट को जरा समझाइए राकेश जी, किस प्रकार से शिवपाल जी ने इसको कहा?
कि देखिए, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इसलिए कहा कि महाकुंभ में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, देश की बड़ी बड़ी मीडिया ने कहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया था कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है, लेकिन जिस तरीके से कुंभ में अव्यवस्था हो रही है, लोग 20-20, 30-30, 40-40 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 6 प्रमुख मार्ग, चाहे वो बिहार से एंट्री करने वाला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की तरफ से एंट्री करने वाला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न अन्य जिलों से एंट्री करने वाला हो, प्रयागराज के आसपास के 10 जनपदों में जाम की वो स्थिति है कि लोग 3-3 दिनों तक में 20-20, 30-30 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज के अंदर पहुंचे हुए। जिस तरीके से प्रयागराज में 40 करोड़ लोगों के आने पर ही प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर भगदड़ हुई, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा है कि इन्होंने कुंभ के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, लोगों को छलने का काम किया है और ये व्यवस्था बनाने में नाकाम रहे। लोग बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं वहां पर कि कई कई घंटों तक लोग बगैर पानी के वहां पर रहे हैं। गाड़ियां चलना तो छोड़िए, रेंग भी नहीं रही थी, कई कई घंटे तक लगातार गाड़ियां वहीं पर खड़ी रही। वहां जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, जिस तरीके से वहां पर वीआईपी कल्चर बना दिया गया, इस कुंभ को केवल वीआईपी कल्चर के नाम पर याद किया जाएगा, बाकी किसी के नाम पर नहीं। लगातार वहां पर लोग घंटों लाइन में लगे पड़े हुए हैं, लेकिन वीआईपी लोगों की गाड़ियां जाते हैं और किस तरीके से अंबानी जी का परिवार जाकर के पूरा नहा के चला आ जाता है, कौन सी बैक डोर से जाता है पता ही नहीं चलता। न जाने कितने लोग वहां पर जाते हैं और स्नान करके चले जाते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है वो आम नागरिक जाम की समस्या से, आम नागरिक भूख की समस्या से, आम नागरिक पानी पीने की समस्या से परेशान है। वहां पर लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो बयान है, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी तरीके से महाकुंभ की व्यवस्थाएं जिस तरीके की, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2013 में मात्र 1300 करोड़ का बजट हुआ करता था, 1300 करोड़ का, मात्र 1300 करोड़ के बजट में बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं थी। आज वो करोड़ उससे बढ़ करके लगभग जो है 8 गुना हो गया और 10,000 करोड़ रुपए के हिसाब से वहां की व्यवस्थाएं बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और वहां पर लोग बेइंतहा परेशान है। और शासन प्रशासन द्वारा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शासन प्रशासन द्वारा लोगों को फिर बाद में ये भी कहा गया कि नहीं, आपको नहीं आना है, आप अपने घरों से मत निकलिए और जहां पर गंगा मिल रही है वहीं पर आप स्नान कर लीजिए। ये तक शासन द्वारा अपील की गई है लोगों को वहां पर रोकने के लिए। तो प्रजापति जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं मोरे साहब के पास, संदीप मोरे जी, आप कुछ कहना चाहते हो? आज जिस प्रकार से मोदी साहब, शरद पवार साहब एक मंच पर है, सावरकर जी, आपने लक्ष्मण सावजी साहब का सुना, सावरकर जी का प्रशंसा, आप महाकुंभ के बारे में जिस प्रकार से एक जबरदस्त एक कार्यक्रम वहां पर हो गया, उनका किस प्रकार से विरोध हो रहा है, क्या मोरे साहब इस पर कहना चाहोगे आप? देखिए, ये जो है महाराष्ट्र में जो बोलिए जो महाराष्ट्र में जो हमारी मराठी भाषा की अस्मिता है, हाँ, तो अभी आज प्रोग्राम था वहां पे, देश के, हम मोदी जी नहीं कहेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री है। उस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री गए और ये बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है, क्योंकि जो मराठी भाषा है महाराष्ट्र की, तो उसके लिए उसके बारे में वो प्रोग्राम था।
जो साहित्य सम्मेलन था उसके लिए वहां पे मोदी जी गए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें राजनीति कुछ आती नहीं। दूसरी बात वो कही आपने कुंभ की, कुंभ की परिस्थिति ऐसी है कि योजना ये बताई थी क्योंकि ये जो नियोजन था वो बोला था 40 करोड़ श्रद्धालुओं का नियोजन होगा, लेकिन वहां पे 4 लाख लोगों का भी वहां पे नियोजन हुआ नहीं है और बहुत सारी जाने चली गई। गवर्नमेंट कुछ आंकड़ा बता नहीं रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी अहम बात ऐसी है कि वहां पे जो काम करने वाले सफाई कर्मी है, कुंभ मेले में जो काम करने वाले सफाई कर्मी है, जो सरकार ने उनको 10,000 रुपए सैलरी पे लगाए, उनसे 16-17 घंटे काम करा रही है। 16-17 घंटे काम करा कर उनकी जो रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, उनकी रहने की जो व्यवस्था है वो पब्लिक टॉयलेट के पास में कराई गई है। जो इस कुंभ में सब सफाई का काम कर रहे हैं, इतना सारा वो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उनका कोई सरकार ध्यान नहीं रख रहा है। इस पे सरकार की कुछ नजर जा नहीं रही है। सरकार उनसे 16-16, 17-17 घंटे काम करा रही है। सावरकर जी, सावरकर जी में कुछ जिस प्रकार से तारीफ देखिए सर, मैं उन पर कुछ नहीं, मैं बोल नहीं सकता सर, मैं उनके ऊपर क्या बोले सर। चलो चलो, मैं भरत सिंह जी के पास आता हूं। आप बोलिए, कुछ बोलना, आप बोलिए, बोले साहब बोलिए जी, कंटिन्यू करिए जी। चल, मैं भरत सिंह जी, साहू जी साहब, मैं आपके आने से पहले भरत सिंह जी ये क्या है हो गया कि जैसे आज शिवपाल यादव जी ने कहा, उससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि मृत्यु कुंभ है, उससे पहले लालू यादव जी ने कहा, उससे पहले खड़गे साहब ने कहा कि कुंभ में डुबकी लेने से क्या हमको इकोनॉमी सुधर जाएगा, इस देश का इकोनॉमी, लोगों को नौकरियां। तो क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं, जैसे योगी साहब कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म का टोटली अपमान कर रहे हैं। जब भी आप उठाओ तो फिर अखिलेश जी कहते हैं कि पानी में बैक्टीरिया है, फिटल बैक्टीरिया है। क्या ये जरूरी है भरत सिंह जी? देखिए, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और गंगा कोई नहीं है, वो गंगा माँ है और हमारे लिए एक आस्था का विषय। रही बात जो नेता बयान दे रहे हैं या जो नेता उस विषय पे बोल रहे हैं, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो गंगा माँ होती है। और ये सदियों से ये मानो, कहा है ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो मैं बहता पानी। तो कुछ लोगों के लिए बहता पानी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक हिंदू होने के नाते मेरे लिए वो गंगा माँ है। अब रही बात कि वहाँ पे स्नान करना या कुंभ में स्नान करना, अगर सनातन में और एक हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि वहाँ पे स्नान करने से पुण्य भी मिलता है, पाप भी धुलते हैं, तो इस देश के हर हिंदू चाहता है कि कुंभ में जाके जरूर स्नान किया जाए। अब रही बात कि स्नान करते समय वहाँ जब सरकार, कोई भी सरकार जब कोई नियोजन करती है, आयोजन करती है, तो ये उसकी जवाबदारी होती है कि देश से, पूरे देश से आपने लोगों को बुलाया है। मुझे लगता है देश नहीं अपितु पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की जवाबदारी उस सरकार की होती है जहाँ पे भी हो। अगर महाराष्ट्र में 2027 में कुंभ है, तो यहाँ पे हमारी जवाबदारी, सरकार की जो होगी जवाबदारी उनकी होनी चाहिए। अगर उसमें एक व्यक्ति भी मरता है तो मुझे लगता है कि ये सरकार के ऊपर लांछन लगेगा, ये सरकार का दायित्व है। तो मुझे लगता है कि एक तो सरकार जो वहाँ पे मारे गए जो लोग, उसका सही आंकड़ा देना चाहिए। जब आपके पास हर दिन का आंकड़ा आ जाता है कि आज 4 करोड़ लोगों ने नहाया, आज 2 करोड़ लोगों ने नहाया, आज 50,000 लोगों ने नहाया, तो जब इतनी बड़ी भगदड़ हुई और इतने लोग मारे गए, तो वो आंकड़ा आपके पास कैसे नहीं पहुंचा? ये आंकड़ा कैसे आपके पास पहुंच गया कि अभी तक 50 करोड़ के ऊपर लोगों ने नहा लिया है? ये आंकड़ा तो आप बराबर कहते हैं, क्योंकि आपको टीआरपी लेनी है, आपको अपनी पार्टी का नाम करना है, आपको देखिए, प्रदेश का, हर प्रदेश का नाम होना चाहिए। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं महाराष्ट्र में मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, लेकिन मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र का भी नाम हो। लेकिन अगर कोई गलत हुआ है वहाँ पे, अगर इस तरह से घटना हुई है, लोग मारे गए हैं, तो मुझे लगता था कि सरकार को और खुद सीएम योगी जी को सामने आके ये कहना चाहिए था कि नहीं, देखिए 30 नहीं, 3,000, 1,000, 500 जो भी मारे गए हैं, ये आंकड़ा है। क्योंकि आज भी लोग दर दर भटक रहे हैं, जिनके परिवार के लोग नहीं मिले हैं, जो घूम गए हैं। तो ये शंका जताई जा रही है कि वो घूम गए तो क्या वो मृत्यु तो नहीं हो गई उनकी?
वो दब के कुचल के वो मारे तो नहीं गए हैं, लेकिन सरकार इसे छुपा रही है। तो आप क्यों छुपा रहे हैं? ये होता है, एक दाग लगता है, वो दाग लग चुका है। अब उसको कितना भी सफाई, चाहे वो भाजपा दे, चाहे वो योगी जी दे, चाहे योगी का पूरा मंत्रिमंडल दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, हमसे चूक हुई। अगर आप अपने घर के अंदर नाम्बियार जी 10 लोग रह सकते हैं और आपने पूरे एरिया से 1000 लोगों को बुला लिया, तो आपके घर में जब घुसेंगे तो वहां पे तो भगदड़ तो मचेगी ना। आपके घर की कैपेसिटी 10 लोगों की है और आपने 1000 लोग को बुला लिया है। वही पोजीशन जो है उत्तर प्रदेश सरकार की हुई। आपने वाहवाही लूटने के लिए आपने ये कहा कि 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है। 40 करोड़ लोग अगर वहां पहुंचेंगे इस एक शहर में, वो सिटी में, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहे हैं, एक छोटी सी सिटी में, प्रयागराज में 40 करोड़ जनता अगर जाती है तो आप सोच सकते हैं कि रीवा, मध्य प्रदेश में रीवा में अनाउंस करना पड़ता है भाजपा के नेताओं को, वहां के पुलिस प्रशासन को कि आगे 300 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है, आप फिर से चले जाइए। मान लीजिए कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, वो नहाने जा रहा है, तो क्या वो फिर से रिटर्न जाएगा, फिर वापस हो जाएगा? तो ये किसकी व्यवस्था है? ये व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। ये योगी जी पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, ये भाजपा पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि मैं तो कहता हूं ना, मैं आरोप लगा रहा हूं कि 3000 लोग मारे गए। अगर आपके पास सही आंकड़ा है तो आप बताइए। आप उसमें कहेंगे कि आस्था ये सनातनी नहीं है, ये जो है देश विरोधी है, तब आप ये कहने लगेंगे कि भरत सिंह देश विरोधी है, भरत सिंह सनातनी नहीं है। तो ये चीज नहीं होती है। ये होता है कि हमने कहा है तो आप सच्चाई को सामने लाइए। हम तो कह रहे हैं कि भाई 3000 लोग मारे गए, आप लाइए सच्चाई और कहिए कि नहीं 30 लोग मारे गए। तो जब तक आप सच्चाई सामने नहीं लाएंगे, सही आंकड़े नहीं देंगे, तो ये हमेशा प्रश्न उठता रहेगा। और रही बात सुविधा की, जब वहां पे सुविधा नहीं होगी, विपक्ष का काम यही होता है ना नाम्बियार जी, कि सत्ताधारी अगर कोई गलत काम करता है तो विपक्ष उसको आईना दिखाता है। और जब हम आईना दिखाने लगते हैं तो सारा मुझे लगता है ना कि बहुत इस देश में दुर्भाग्य है कि अगर हम सही चीज बताएं कि ये गलत हो रहा है तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये सनातनी नहीं है, ये जो 3 लोग बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता को छोड़ के, ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये देशद्रोही है। तो ये नारा, ये जो है हमारे ऊपर इल्जाम लगने लगता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म है, मैं उसको मानता हूं, आस्था है, मैं उसको मानता हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं, मैं उसको भी मानता हूं। मेरे लिए गंगा नहीं है, गंगा माँ है, मैं इसको भी मानता हूं। साहू जी साहब, आप सुने, भरत सिंह जी को सुने, उससे पहले प्रजापति जी साहब को सुने, मोरे साहब को सुने। क्या आप इनको एंटी सनातनी क्यों बोलते हो? तो सच्चाई बयान कर रहे साहू जी साहब। किसी ने इनको एंटी सनातनी कहने से पहले इनको ऐसा लगता है कि कोई तो हमको ये कह रहा है। ये डर ही बहुत अच्छा लगता है। ये डर लगता है इनको, अपने को कोई तो सनातनी कहता नहीं है। कहीं सनातनी कहे, ये हिंदू विरोधी, राष्ट्रद्रोही कहते। मैंने अभी तक तो ऐसी कोई बात मैंने की नहीं, और मैंने किसी को भी नहीं बोला, 10 सेकंड ऐसा कहा नहीं है। लेकिन इनको ऐसा लगता है, ये लगने के पीछे क्या है इनका डर? अगर ये लोकसभा चुनाव से पहले ये कुंभ होता था ना, ये लोग इनकी आस्था की डुबकी के वीडियो वायरल करके पूरी दुनिया को दिखाते थे और बोलते थे हम कितने आस्थावादी हैं। साहू साहब 10 सेकंड आपसे मांग चुनाव के बाद में कुंभ आया है और चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अभी इनका नजरिया, विपक्ष ने जो गलत काम है उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करनी चाहिए, उसके लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। साहब 10 सेकंड, विपक्ष का जो दायित्व है वो देश के खिलाफ, जैसे सोरोस की मदद लेकर चुनाव में सामने आना, 9,000 पत्रकारों को प्रशिक्षण देना, उसमें से 4,500 पत्रकार, 7,500 पत्रकार जो भारत के रहते हैं, उनको भारत की छवि बिगाड़ने के लिए विदेशी मुद्रा खर्चा करना, यह विपक्ष की जो साजिश है ना, इसलिए उनको डर लगता है कि अपने को कोई कुछ बोलेगा। ऐसा यूं ही नहीं होता है। मैंने कुछ बोले बिना, उनको कुछ कहे बिना, उनको ऐसा कैसे लगा कि मैं उनको सनातनी मानता नहीं हूं? भरत भाई ने बहुत अच्छी बात की कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू, मुझे अच्छा लगा। कांग्रेस वाले जब क्या कोई भी ऐसा कहेगा तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इसके राजनीति नहीं जोड़नी चाहिए। इसके पीछे राजनीति को किसने जोड़ा? अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण 70 साल कहने के बाद, कश्मीर में हिंदुओं का हत्याकांड करने के बाद
जब ये अगर ये बोलते थे ना कि तब मैं मानता था कांग्रेस का प्रवक्ता ये सही कह रहा है। वो भरत भाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस की राजनीति क्या रही है आज तक भारत के बारे में, चुनाव में क्या रही है, आजकल क्या चल रहा है, बाहर के वक्तव्य कैसे चल रहे हैं, तो जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस का चेहरा सामने आ जाता है, भरत भाई का चेहरा नहीं आएगा सामने। बिल्कुल, यानी कि जो आस्था की बात है, जो पिछले 10-11 साल में भारत में जितने जितने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो त्योहार मनाए जाते हैं, जो उत्सव, चाहे केदारनाथ की शंकराचार्य जी का समाधि का पुनर्निर्माण हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन का हो, भारत भर में कहीं भी हो, बाकी जो विकास की धारा बहने लगी है, चाहे रास्ते हो, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, अस्पताल हो, टनल हो, इसके साथ ये सब जोड़ना चाहिए। विकास की दिशा में जब देश जा रहा है तो देश में विकास नहीं हो रहा है, ये चर्चा करना गलत होता है। जब ये बात आती है, डर क्यों लगता है हमको कोई गलत कह रहा है करके, ये डर होता है। भरत जी 10 सेकंड आप बोल दीजिए, फिर सावजी साहब बोलेंगे। भरत सिंह जी कुछ बोलना चाहते थे। सावजी साहब एक चीज समझिए, पिछले 12 सालों से डर नहीं लगता हमको। आप देश को डरा रहे हैं, आप ये हर मंच पे आके कहते हैं, आप हर मंच पे ये कहते हैं, इसको मानिए। 1000 वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके प्रवक्ताओं का दिखाता हूँ, मैं नेशनल चैनल पे भी बैठता हूँ, उस पे भी ये हमारे ऊपर आरोप लगता है कि आप सनातनी नहीं है, कांग्रेस सनातनी नहीं है, कांग्रेस देशद्रोही है। जैसे ही हम आपको आईना दिखाते हैं, देखिए विपक्ष का काम आप समझिए, आप भी विपक्ष में रहे। मैंने सुषमा जी को संसद में सुना है, मैंने अटल जी को भी संसद में सुना है। मैं उन नेताओं को मानता हूं, मैं आपको टीवी पे चैनल पे कह रहा हूं, उन नेताओं को मानता हूं। कम से कम उनका कुछ तो गुण भाजपा के अब के नेताओं में होना चाहिए। परस्पर जो है, देखिए इस राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। आप सत्ताधारी है, मैं विपक्ष हूं तो मैं बताता हूं, और मैं जैसे ही मैं बताऊंगा कि ये गलत हुआ है तो आप तुरंत ये कहना चालू कर देते हैं, आपके प्रवक्ता, आपके नेता चालू कर देते हैं कि नहीं ये तो कांग्रेस जो है वो सनातनी नहीं है, ये हिंदू विरोधी है और देशद्रोही हैं, ये कहते हैं। शायद आपने देखा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, तो मैंने इसका ही ये चीज बताया, क्लियरिफिकेशन दिया कि देखो ये चीज है और ये चीज कहते हो। नामबियार जी को भी पता है, इसी डिबेट में बहुत लोगों ने बोल चुके हैं ये तो कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी कैसे हो सकते हैं भाई? 70 साल हमने देश चलाया, आप कहते हैं 70 साल, हमने 55 साल ही देश चलाया है, बाकी सब जो है गठबंधन में चला है। लेकिन 70 साल जो है इस देश ने हम पे भरोसा किया, तभी तो हमें दिया ना मेजोरिटी। आज आप पे अगर लगता भरोसा किया है तो आप देश चला रहे हैं, आज नहीं तो कल आप भी जो बदलेंगे, तो घमंड भी अच्छा नहीं होता है। घमंड इस देश में किसी का नहीं टिका है। सावजी साहब बोलिए, फिर मैं प्रजापति साहब के पास जाता हूं। बोलिए सावजी साहब। भरत भाई, हाँ। बात ऐसी है, हम विपक्ष में रहे हैं इतने सालों साल, तो विपक्ष का महत्व हम जानते हैं। लेकिन हम सत्ता में आने के बाद आप लोगों का जो एक नजरिया और जो बदल गया है ना पूरा, ये भी गलत है। आपके कार्यकाल में 370 हटा नहीं, ये आप क्यों नहीं मानते? अगर आप चुनाव में ऐसे बोलते हो कि 370 हम फिर लाएंगे, ये विपक्ष का ये दायित्व है, 370 हम फिर लाएंगे। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद में हिंदू कार्यकर्ताओं को जो हत्या होती है, केरल में हिंदू कार्यकर्ताओं की जो हत्या होती है, ये बात आप किसके साथ बैठे हो, किसके साथ अलायंस में हो, आपके सहयोगी दल क्या करते हैं, उसका दायित्व आता है आपके पास। जैसे एनडीए का दायित्व हमारे पास आता है, तो कांग्रेस किसके साथ बैठती है, दलों का दायित्व तो आता ही है। करती है, कांग्रेस कौन से दल को साथ में लेके चलती है? ये कांग्रेस अगर पुराना दल है तो कांग्रेस का ये दायित्व बनता है। कांग्रेस 370 हम फिर से लाएंगे, हम आतंकवादियों का सम्मान करेंगे। ये आपका मैनिफेस्टो है चुनाव में। कश्मीर के आप आतंकवादियों का सम्मान कर सकते हैं, क्या बात करते हो? आप आतंकवादियों का सम्मान कर सकते हैं, आतंकवादियों को जो आतंकवादी मारे गए उनको हम शहादत के तौर पर आप ही तो कह रहे हो कि आतंकवादियों का सम्मान करेंगे। मैनिफेस्टो है मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस पार्टी होती है
तो हम इतने टूट नहीं पड़ते थे भरत भाई। नाम्बियार जी कांग्रेस भाजपा के अपने प्रवक्ता महोदय कांग्रेस जो कह रहे अपनी हैं कि जिम्मेदारी आतंकवादियों का भूलकर सम्मान राजनीति करेंगे। में आजकल चल मैं रही कहता है। हूं कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का सम्मान नहीं कांग्रेस करेगी, के नेता आतंकवादियों जब का सफाया करेगी। विदेश अब में इनको जाकर समझाइए प्रेस आप कि कॉन्फ्रेंस आतंकवादियों लेते का हैं, सम्मान करेंगे कि कांग्रेस नहीं के करेंगे। नेता जब जॉर्ज सोरोस से पैसे से चुनाव में सामने आते हैं तो कांग्रेस विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बड़ी नाम्बियार जी, नहीं मैं होती है दोनों भी तरफ से। प्रजापति जी को पूछता हूँ, नाम्बियार बहुत जी, बहुत देर से पार्टी हो पूछ रहा हूँ। सकती है नाम्बियार जी, सुनिए तो सिर्फ। सही। ये सच हाँ है। बोलिए 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 बोलिए, फिर मैं प्रजापति जी देखिए, प्रजापति नहीं जी बोलते हम। सच्चाई इनके मुंह से लेकिन निकली। जॉर्ज सोरोस का सच्चाई पैसा लेकर चुनाव का सामने आना सच्चाई इनके ये मुंह से निकली। देशद्रोही है। इन्होंने कहा कि आतंकवादियों का सम्मान करेंगे। अब बताइए, आतंकवादियों का सम्मान भाजपा के आपका प्रवक्ता क्यों नहीं मैनिफेस्टो करेंगे? पढ़ो मैं कश्मीर का, कहता हूं कि जम्मू आतंकवादियों का कश्मीर का सम्मान कांग्रेस मैनिफेस्टो नहीं पढ़ो करती फिर है, एक बार। आतंकवादियों का सफाया करती है। आप अगले डिबेट में जब आएंगे भरत भाई, आप जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो पढ़ो कांग्रेस का। प्रजापति जी, कांग्रेस और प्रजापति। सहयोगी दल का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर का क्या था ये पढ़ो। मैं आपके पास आता हूं साहू जी साहब। प्रजापति जी, जो साहू जी साहब ने तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया, आप पे और भरत सिंह जी पे तुष्टीकरण, वो संभल में आज दिखने लगा। संभल में आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा एक कॉन्स्पिरेसी था, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था दंगल मचाने के लिए। वहां पर बाहर के विदेशी गैंग भी इसमें इन्वॉल्व थे। प्रजापति जी, ये तुष्टीकरण का, और अखिलेश यादव जी कुंभ में जो पकड़े गए हैं उसमें भी यह हाल है। कुंभ में भगदड़ मचाने वाले जो पकड़े गए हैं ना, उसका भी ब्यौरा आएगा। कुंभ होने तक हम खामोश है। प्रजापति जी बोलिए तुष्टीकरण। आप प्रजापति जी बोलिए। सेना भी आपकी, सरदार भी आपका, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो कल को इनके घर की शादियां टूटने लगेंगी ना, तब भी शायद समाजवादी पार्टी पर भी दोष रखने लगेंगे कि शायद हमारे घर की शादियां भी ये लोग तोड़वाने लगे। मैं इन लोगों से अभी ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, देशभक्ति की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे। ये इन्होंने एक ऐसी फैक्ट्री लगा रखी है, जो ऐसा एक वाशिंग पाउडर तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये इनके नेता और कोई नेता नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को क्या क्या कहते थे, अजीत पवार को क्या क्या कहते थे, मुकुल राय को क्या क्या कहते थे, नारायण राणे को क्या क्या कहते थे, और भी बहुत से नाम है, कुलकुल पटेल नाम है, शुभेंद्र अधिकारी बहुत बड़ा नाम पश्चिम बंगाल का। ये सब लोग धो करके पिया मारा करते थे, रोज इनके प्रवक्ता बैठ करके, और इनके यशस्वी प्रधानमंत्री उनको भ्रष्टाचार आरोपी, कोई सिंचाई घोटाला, कोई चिटफंड घोटाला, कोई शारदा घोटाला, कोई अन्य प्रकार के घोटालों में सबको भी पानी में भिगो मारा करते थे। लेकिन सारे लोग जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में पहुंचे, और वॉशिंग मशीन में जाकर के जब इनको सफाई की गई तो सारे भ्रष्टाचार से दूर हो गए। ये ऐसे लोग हैं, ये सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं। मैं तो ये कहता हूं, ये सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं। इन्होंने भ्रष्टाचारियों को शामिल कर करके सारे के सारे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्ट हो गए। दूसरी एक और बात कहना चाहता हूं, ये जितनी डींगे हारते हैं ना, कि हम विदेशों में डंका बज रहा है, मोदी जी का कितना डंका बज रहा है। 70 साल के इतिहास में कभी भी अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारतीय को हथकड़ी लगा करके हमारे देश में भेज सके। पहली बार 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर कि देश के लोगों को, देश के नागरिकों को हथकड़ी लगा करके भारत के अंदर भेजा गया है। ये सारा देश देख रहा है। ये लोग केवल और केवल नहीं, क्या बताइए, शुभेंद्र अधिकारी को नहीं कोसा करते थे। आपके महाराष्ट्र के ही है अजीत पवार जी, 15 दिन पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जाते हैं और कहते हैं, चीख करके, चिल्ला करके कहते हैं, ये अजीत पवार वही है जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, सिंचाई घोटाला किया है, इसे जेल में डालने का काम किया जाएगा। पता चलता है 15 दिन बाद अजीत पवार कौन बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री उन्हें, प्रधानमंत्री जी उन्हें बगल में बिठाते हैं। क्या आपकी आइडियोलॉजी है, क्या आपकी देशभक्ति है,
आप देशभक्ति के नाम पर देशद्रोही हो, आप देश को ठगने का काम कर रहे हो, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने अपने अंदर समाहित करने का काम कर रहे हो। इससे ज्यादा कोई काम आप लोगों ने नहीं किया है। और देश को लूटने का काम, इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले 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 2022, 23, 24 का रिकॉर्ड आ चुका है, आपने देख लिया होगा। 4300 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे ज्यादा अगर प्राप्त किया है तो भ्रष्टाचारी भारत की सबसे बड़ी भाजपा यानी भ्रष्टाचारी पार्टी ने प्राप्त किया है सबसे ज्यादा। बताइए, 4300 करोड़ रुपए का चंदा, वो चंदा देने वाले ऐसी ऐसी बीफ के नाम पर, आप बीफ के नाम पर लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हो और बीफ कंपनियों से चंदा लेते हो। ऐसी ऐसी कंपनियों से आप लोगों ने चंदा लिया है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ का है और वो 200 करोड़ आपको चंदा दे रही है। अरे कहां से, आखिर क्या आइडियोलॉजी है, क्या कार्य करने का तरीका है, क्या देश देख नहीं रहा है इस चीज को? देश देख रहा है, देश इसको समझ रहा है। और 2024 में मात्र 10 सीटों से आप रह गए थे, मात्र 10 सीटें। अगर 10 सीटें और कम रह गई होती तो आपका सफाया पूरे भारत से हो गया होता। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं। मैं मोरे साहब के पास आता हूं। संदीप मोरे जी, कांग्रेस ने हाल ही में राहुल गांधी जी ने ऑल इंडिया एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज को बुला दिया और मीटिंग में जय बापू, जय भीम, जय संविधान, उसका नारा फिर से जगा दिया और सबको कहा कि हमको पूरे देश में इस चीज का एक प्रकार से प्रोटेस्ट और एनलाइटमेंट करना पड़ेगा। तो एक चीज है, मैं आपसे पूछता हूं, बीजेपी है और कांग्रेस है, जहां भीम है, जहां संविधान है, जहां बापू है, आपको सुरक्षित कहां पर लगता है? और परभणी से भी जुड़ी है जो सूर्यवंशी का काम है। मोरे साहब बोलिए। देखिए, क्या होता है, विपक्ष का काम होता है विरोध करना, किसी विषय किसी मुद्दे पर वो मुद्दा वहां पे रखना। लेकिन अगर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम मिशन चला रहे हैं, वो जय भीम, जय बापू, जय संविधान का मिशन चला रहे हैं, तो आप उनको ये मिशन की क्यों याद आई? इसके पहले इन्होंने ये मिशन क्यों नहीं चलाया? आपने तो भारत जोड़ो यात्रा की ना, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद वो आप उस टाइम में क्यों नहीं किया आपने ये मिशन? आज ही आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? जब आपका जी चाहता है, जब आपको जरूरत होती है, तब आप संविधान का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं। मैं दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ, कांग्रेस को भी बोल रहा हूँ और बीजेपी को बोल रहा हूँ। अभी जहाँ पे परभणी का जो विषय आपने कहा, परभणी में देखिए, परभणी में क्या होता है, कुछ हादसा होता है, कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है। उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के ऊपर जो जहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाता है, वहां पे महिलाओं को लाठी से मारा जाता है, बूढ़ों को मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है। और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन कहाँ पे होता है? एक दलित बस्ती में। आपके लिए दलित बस्ती क्यों टारगेट है? आप दलित बस्तियों में क्यों करते हैं? विटंबना तो संविधान की हुई थी, संविधानशील की तो ये हुई थी। तो आप एक विषय, यानी कि जो दलित कम्युनिटी है, जो दलित बस्ती है, वही संविधान का सम्मान कर रही है, बाबा साहब का सम्मान कर रही है। क्योंकि रास्ते पर अगर उसका कुछ हो जाता है तो रास्ते पर आने वाले जो भी लोग रहते हैं वो दलित समुदाय से आने वाले लोग रहते हैं, ना कि कांग्रेस के लोग रहते हैं, ना बीजेपी के लोग रहते हैं। यही बात, अभी लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च नासिक तक आ गया, नासिक तक वो 400 किलोमीटर पैदल चलकर आ गए। और नासिक में आकर जो सुरेश दस है बीजेपी के, वो वहां पे आते हैं और कुछ गड़बड़ी करते हैं। और पुलिस, जिन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी को मारा, 53 कर्मियों ने उसको राउंड करके इतना पीटा कि उसकी पीटने से मौत हो गई। और वहां पे आके जो बीजेपी के नेता है सुरेश दस, वो क्या कहते हैं कि आप पुलिस लोगों को जिन्होंने ये किया, जिन्होंने इनको सोमनाथ को मारा, उनको माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ कर दीजिए? हमारे एक जो भीम सैनिक है, उसकी हत्या की जाती है, उसको मारा जाता है पुलिस कस्टडी में, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि उनको माफ कर दो। उनको डिपार्टमेंटल उनकी इंक्वायरी हुई है, डिपार्टमेंट ने उसको बहुत सारा बोला है। इससे क्या होता है, इससे क्या साबित होता है? ये बीजेपी की मानसिकता सामने आती है। ये सुरेश दस ने बात करे, ये देश के महाराष्ट्र के ये गृह मंत्री बात करे, ये सुरेश दस बस उनको ये क्या बोलते, उनका पुतला है। ये बात जो पुलिस को माफ कर दो, ये बात देवेंद्र फडणवीस बोल रहे, बस वहां पे सामने सुरेश दस है।
बीड़ के प्रकरण, बीड़ का जो संतोष देशमुख का ये हुआ है प्रकरण, उसमें वो जो धनंजय मुंडे है वो उनसे जाके मिलते हैं। कुछ दिनों पहले वो उनके विरोध में टीका करते हैं, उनके विरोध में उनके ऊपर उनको रिजाइन कर देना चाहिए कहते, और वो उनके यहाँ पे चाय पानी के लिए जाते। तो ये कौन सी भूमिका है बीजेपी की? बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी दलित विरोधी है। उन्होंने कुछ ना दलितों के लिए अच्छी नीतियां बनाई है, ना अच्छा काम किया है। बस जिस टाइम उनको जरूरत होती है उस टाइम बस वो वोट मांगने के लिए दलित बस्तियों में चले जाएंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, संविधान का नाम लेंगे। लेकिन जब अन्य अत्याचार होता है, कहा थी कांग्रेस जब परभनी का ये मैटर हुआ, परभनी पे ये परभनी की घटना थी, कहा तक बीजेपी वाले कोई नहीं आया ना उस टाइम सब अम्बेडकरवादी, हम नीले पट्टे वाले लोग रास्ते पे उतर के हमने प्रदर्शन किया, हमने सरकार का विरोध किया। लेकिन आज 2 महीने हो गए इस घटना को, अभी तक कुछ न्याय मिला नहीं है। नासिक में आके एक कलेक्टर ने जो अपना ना उस पे कुछ सील है ना कुछ है, बस एक सादा ना लेटर हेड है ना कुछ है, सादे एक कागज पे आपने लिख के दिया कि हमने आपकी मांगे पूरी कर ली। उसमें से बस अभी 5 जो पुलिसकर्मी उनको सस्पेंड कराया गया है, किसी पे भी ये दाखिल किया नहीं है उनपे। अभी हमारी मांग क्या थी, जिसने सोमनाथ सूर्यवंशी जो है उसको कस्टडी में मारा, उन पुलिस कर्मियों पर जो हत्या का सहित कलम आते हैं उनके ऊपर वो कौन बोलिए बोलिए। तो कौन तो आपका कहना है आपको न्याय अभी चाहिए तक कुछ हुआ परभनी। नहीं है। बोलिए बोलिए। मैं हो गया तो मैं भरत सिंह जी अगर देश में या हाँ बोलिए बोलिए। देश में कहीं पे भी अगर क्राइम होता है, किसी का मर्डर होता है तो उस पे धाराएं लगाई जाती है मर्डर की। लेकिन पुलिस की कस्टडी में किसी का मर्डर हो जाता है तो उस पे धाराएं नहीं लगाई जाती। उस पे बीजेपी के लोग सुरेश दस आके बोलते हैं कि पुलिसों को माफ कर दो, जो कर्मी थे उनको माफ कर दो, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है। बस यही न्याय है दलितों के लिए, यही न्याय है SC ST के लिए। तो आपको न्याय नहीं मिल रहा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आपको न्याय नहीं मिल रहा। नहीं मिला है न्याय, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। आपका कहना जाकर भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो ये बीजेपी की साजिश थी और बीजेपी ने कराई, ये सब परिस्थितियां ये बीजेपी ने तैयार कराई है। मैं भरत सिंह जी के पास आता हूं। भरत सिंह जी, आपने सुना जय भीम, जय बापू, जय संविधान, नारा तो बहुत बढ़िया आपका, मगर जितने पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको लग रहा है कि आप इसको कभी कभी आवाज उठाते हैं जब आपका वोट शेयर कम हो जाता है। महाराष्ट्र की स्थिति आप देखो, परभनी हो, भीड़ हो, अलग अलग जो करप्शन चार्जेस लगे, कहीं 200 करोड़, कहीं 900 करोड़, एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन, क्या दिख रहा है महाराष्ट्र का सीन, किस प्रकार से लग रहा है आपको भरत सिंह जी? देखिए नामबिहार जी, जब से देश आजाद हुआ है पिछले 75 सालों से अगर दलितों का, वंचितों का, शोषितों का अगर कोई आवाज उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उठाती है। भाजपा ने कभी उठाया नहीं है, ना दलितों के बारे में सोचा है, ना वंचितों के बारे में सोचा है। परभनी पे अपनी बात क्यों नहीं रखी? परभनी पे परभनी वाले पे अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि परभनी के विषय पे पिछले 2 महीने से हम आवाज उठा रहे हैं और हमारे नेता जिस मोर्चे में थे उस मोर्चे में सारे कांग्रेस पार्टी के नेता थे, परभनी में भी थे। और पिछले 2 महीने से जो नैतिकता भाजपा में बची नहीं है, अगर नैतिकता बचती है, और उसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारे अलायंस हुआ करते थे, कभी अजित पवार हमारी पार्टी में, कभी होते थे अशोक चौहान जी, ये सारे नेताओं ने नैतिकता के आधार पे अपने CM पद से लेके गृह मंत्री तक के अपने पद से इस्तीफा दिया। और आज बताइए मुझे, इसी महाराष्ट्र में 2 मंत्री के ऊपर, एक के ऊपर 2 साल की सजा सुनाई गई, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। पिछले 2 महीने से एक सरपंच की हत्या होती है, बेचारे को बेरहमी से मारा जाता है, और सारे सबूत, एविडेंस, एक अंजलि दमानिया से लेके बहुत लोगों ने सारे सबूत दिए, मुख्यमंत्री से मिले, उसके अजित पवार उप मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन क्या हुआ बताइए? आज तक वह व्यक्ति जो है अपने मंत्री पद पे कायम है। आज बताइए भाजपा क्या यही पारदर्शी सरकार चला रही है? क्या देवेंद्र फडणवीस जी की नैतिकता खत्म हो चुकी है? बड़े बड़े दावे करते हैं जो है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे भाई ने सही कहा कि एक दलित को जो है वो पुलिस टॉर्चर करके मारती है, कांग्रेस पार्टी ने उस पर आवाज उठाया, और मैं कहता हूं कि उसमें सबका जिसने भी आवाज उठाया वो सब हमारे साथी हैं।
एक दलित के ऊपर अत्याचार हो और उसके बाद एक भाजपा का विधायक और भाजपा का चाहे वो कोई भी नेता आके कहता है कि माफ कर दो, क्यों माफ कर दो भाई? आप आज माफ कर दो, सबको इसी तरह से मारोगे? क्या क्या हो क्या रहा है इस महाराष्ट्र में? मतलब मंत्री और संतरी सब के सब मिले हुए A to Z, और उसके बाद भाजपा क्या नैतिकता की बात करती है? कहाँ गई नैतिकता? और यहाँ तक कि इशारा भी कर दिया, अजित पवार ने इशारा किया कि मैंने खुद जो है होम मिनिस्टर था जब, तो मैंने खुद इस्तीफा दिया था सिंचाई घोटाले पे। क्या वो भी उनको समझ में नहीं आया क्या? और आखिर देवेंद्र फडणवीस इतने मजबूर क्यों है? क्यों नहीं इस्तीफा ले लेते भाई? आप कहते हैं ना कि नहीं मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मैं तो जो चाहूंगा वो कर लूंगा, मेरे यहाँ दागी कोई नहीं होगा। अरे 2 साल का अभी सजा लग गया। 2 साल की सजा में अगर यही हमारे विपक्ष का कोई होता तो भाजपा क्या करती बताइए? अभी तक तो मुझे लगता है कि हाय तौबा सर पटकने लगती और जो है रोड पे आके चिल्लाने लगती। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाई दिखावा है। ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये गुंडों को पाल के सरकार चला रहे हैं और अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास इतना समय है कि विपक्ष के नेताओं को तोड़ के लाओ, रोज जो है एंट्री कराओ, उसके लिए समय है, मगर किसी को न्याय देना उसके लिए समय नहीं है। एक सरपंच को बेरहमी से मारा जाता है, एक अम्बेडकरवादी को जो है पुलिस जो है बेरहमी से मारती है। हत्या का उसके ऊपर जो है चार्ज चलना चाहिए, हत्या का उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, और जितने इसमें लोग शामिल हैं कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस की पहले दिन से मांग है और आज भी मांग है, और जब तक इस पे कोई ना कोई ठोस अगर निर्णय नहीं आता है सरकार की तरफ से, तब तक हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। अपने भाई के साथ बैठे हैं, आज आपको आश्वासन देता हूं, आपके साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और मैं खड़ा हूं, और जहां भी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी। साहू जी साहब, आप सिर्फ ऑपरेशन टाइगर करते हो, लोगों को तोड़ तोड़ कर बीजेपी के अगल बगल, तो न्याय कभी लोगों को मिलेगा? प्रदीप भाई, हाँ बोलिए साहू जी साहब। बात ऐसी है, ये जो अधूरी जानकारियों पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात करते हैं ना, उनको मैं बताता हूं कि प्रामाणिकता का और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो भाजपा और मित्र दलों के साथ जो सरकार चल रही है, वो सरकार चाहे केंद्र में हो राज्य में हो, श्रद्धेय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान जितना भाजपा और सहयोगी दलों ने किया है, उतना कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने 50 साल में 60 साल में कभी किया नहीं है। उनको हमेशा अपमानित किया है, संविधान को पैरों तले कुचला है। और ये संविधान की और बाबा साहब जी की बात करते हैं ना, तो इनको कोई हक नहीं बनता है। बाबा साहब अंबेडकर जी का संसद में चित्र लगाने से लेकर उनको भारत रत्न देने तक, या उनके सभी स्थानों का सही तरीके से उनका सम्मान करने तक, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे भारत में हो, चाहे दिल्ली में हो, जब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का देहांत हुआ था तो उनको दिल्ली में जगह नहीं दी नेहरू ने। ये कोई भूलता नहीं है। जब वो जीवित थे तो उनको कैसे तरह अपमानित किया गया, कैसे उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर दिए, कैसे उनको चुनाव में हरा दिया गया, ये सब लोग जानते हैं। ये झूठापन कांग्रेस ने छोड़ देना चाहिए। इन्होंने दलितों के लिए कभी काम नहीं किया है, सिर्फ खुद का जेब भरना, भ्रष्टाचार और समाज को तोड़ना, इसके अलावा कांग्रेस का कोई इतिहास नहीं है। और जब महाराष्ट्र में घटना कोई भी होती है, महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र जी है, अजित दादा है, अभी एकनाथ जी है, जो भी है, ये पहले दिन से इस घटना के बारे में जो बोलते हो आखिरी तक है। संदीप भाई, चाहे हत्या हुई है, ये दर्दनाक है, ये शर्मनाक भी है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी और मेरी जज्बात इसके लिए एक ही होगी। कांग्रेस के जैसे अवसरवादी हम नहीं है। बात ऐसी है कि जब सरकार चल रही है और जो 10 साल में हमने सरकार चलाई, जितनी योजनाएं आई, हमने सबको साथ में लिया है, सबको विकास की धारा में लिया है। हमने कभी जात पात नहीं देखी है। कर्नाटक में जब कांग्रेस में सरकार चलती है आज, तो वहां मुस्लिम रिक्शा वालों के लिए स्कीम चलती है, हिंदू रिक्शा वालों को नहीं मिलती है, दलित रिक्शा वालों को भी नहीं मिलती है योजना कांग्रेस के दरबार में। उधर कांग्रेस कर्नाटक सरकार में दोहरी चाल चलाने का, अवसरवादी सरकार बनाने का, अवसरवादी दल चलाने का, और हमको
ईमानदारी सिखाने की कांग्रेस वालों से जरूरत नहीं है। जो भी कानून से हो रहा है, कानून के तौर पर चाहे किसी की भी जान हो, कार्यकर्ता हो या कोई भी, वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। जो सोशल आंदोलन में जो आदमी जाता है वो दर्दनाक होता है और वो समाज के लिए शर्मनाक भी है, इसका कोई समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन उनके साथ पूरी हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। उसके लिए कानून के तौर तो पर जो आपके कुछ होगा मंत्री वो परभणी पर सभी न्याय होगा, कब देंगे? इसमें आपके कोई दो राय परभणी नहीं पर न्याय है। कब लेकिन देंगे? इसलिए कांग्रेस दलित की मसीहा हो गई ये बोलेंगे तो बहुत कुछ हो गया फिर। और जब हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी बने थे तो हमने ऐसा नहीं बोला है कि हमने एक दलित को बनाया, वो उनकी विद्वत्ता पर बने थे और कार्यकर्ता के तौर पर बने थे। चाहे कोई भी हो, हमारे मंत्रीगण हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, पदाधिकारी हो, हम भारतीय जनता पार्टी सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ऐसे ही हम चलते हैं। हम किसी को तुष्टिकरण या किसी को नीचा दिखाना ये हमारी राजनीति नहीं है। हम एकात्म मानव दर्शन लेकर चले हैं, समाज के सब लोगों को साथ में लेकर। आज कल जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जो घरों का वितरण है पूरे देश में, महाराष्ट्र में, वो घरों का वितरण किनके लिए है ये इसके बारे में भी सोचिए। जो उपेक्षित है, जो आर्थिक दुर्बल है, उनके लिए जो भी योजनाएं बन गई वो हमने जातीय आधार पर नहीं की, उसको सबका सम्मान किया। 50-60 करोड़ लोग हमने बैंक के साथ जोड़ दिए देश की विकास धारा में। इससे पहले इनको याद नहीं आई कांग्रेस वालों को कि आम आदमी को साथ में लाना चाहिए। आज जो भी फुटपाथ पे बैठा हुआ छोटा छोटा बिजनेस वाला भी, चाहे बलून वाला हो, चाहे सेंग वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, आज विकास के धारा में आ गया है। हमने सबको साथ में लेकर चलने का ये किया है, संकल्प किया है। इसलिए हम जातिवादी और अवसरवादी हम दल नहीं है, इतना ध्यान में रहना चाहिए। प्रजापति जी, फाइनल समिंग अप, उसके बाद मौर्य साहब के पास आता हूं। प्रजापति जी, अखिलेश यादव जी ने बड़ा होर्डिंग्स लगाया पूरे यूपी में, 2027 में बदलाव होगा, 2032 में अर्ध कुंभ होगा। कैसे देखते हो अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट को? बिल्कुल, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी और हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस को 6 सीटें मिली। इसका मतलब 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 43 सीटें मिली। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विधानसभा में लगभग 260 से 270 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के साथ थी। आगे थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अगर अकेले समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2024 में लगभग 220 सीटों से ज्यादा पर समाजवादी पार्टी अकेले आगे थी। और लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से पीडीए पर काम कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सबको लगातार साथ लेकर के कार्य करने का काम कर रहे हैं। उस आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की विजय होगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और देखिएगा 2013 में जिस तरीके से एक भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया था, ठीक उसी प्रकार से जब अगला अर्थ कुंभ होगा वो समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा और वो भी अब होगा क्योंकि 1300 करोड़ और कहां 10,000 करोड़ में क्या व्यवस्था है ये पूरा देश देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। फाइनल वर्ड मोरे साहब, फाइनल वर्ड, आपको क्या न्याय मिलेगा जो लॉन्ग मार्च लेके चल रहा है? साहब जी, सब मैं 2 मिनट आपके पास। मोरे साहब बोलिए, फिर साहब जी साहब बोलेंगे। बोलिए मोरे साहब। ये तो हमें कुछ आशा है नहीं है। हमें बार बार हमें दलितों को न्याय के लिए रास्ते पर क्यों उतरना पड़ता है? बिना रास्ते पे उतरे हमें न्याय नहीं मिल सकता। क्या चल रहा है ये? देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री पद भी उनके पास है, लेकिन वो लॉन्ग मार्च के बारे में उन्होंने एक बार भी वो खुद आके उन्होंने बात की नहीं। जिनको उन्होंने बात करने के लिए भेजा वो एक विधायक है, वो क्यों परभनी के लिए आए बात करने लॉन्ग मार्च केस में? उनको किसने भेजा है? उनका क्या अधिकार होता है? या ये कौन से मंत्री है? ये गृह मंत्री है या उस डिस्ट्रिक्ट के वो पालक मंत्री है? जो पालक मंत्री उस टाइम में नासिक में आए थे ये लॉन्ग मार्च के बारे में सुलझा करवाने के लिए, लॉन्ग मार्च रुकवा दो इसके लिए आए थे,
उन्होंने उनका स्टेटमेंट था। बट मुझे ना मोरे साहब याद है राहुल गांधी जी आए थे परभणी में, राहुल गांधी जी आए। सावजी साहब बोलिए, विल एंड विद सावजी साहब बोलिए। आए थे ना, आए थे परभणी में आए थे, लेकिन विपक्षी नेता अगर वहां पे आते हैं और फिर भी न्याय नहीं मिलता है, तो ये व्यवस्था किस तरफ जा रही है? फाइनल वर्ड सावजी साहब, विल एंड विद द वो देश के सावजी साहब फाइनल वर्ड बोलिए। सावजी साहब विल एंड द प्रोग्राम। साहब जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, मैं उनको आज की डिबेट में जो मैं बोलने जा रहा हूं वो लिख के रखो, फिर डिबेट में हम मिलेंगे हमेशा। एक बात याद रखो, पिछले 10-11 साल में देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दलों के साथ जो विश्वास बढ़ा है, जो जनता ने हमको समर्थन दिया है, लोकसभा में फेक नैरेटिव पे विदेशी पैसों से मदद से आपको थोड़ी बहुत सीटें मिल गई तो आप अहंकार में आ गए, लेकिन जनता हमारे साथ है। और लोकसभा के बाद में जो भी विधानसभा के चुनाव हो गए, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे अभी दिल्ली हो, केजरीवाल आपके साथ लोकसभा में थे और आपने साथ में हाथ ऊंचे करके जो बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो देश विरोधी ताकत सिद्ध हो गई है। और इसलिए लोगों का भी सब आपके चेहरे और नकाब सब दोनों भी मालूम हो गया है। और यूपी के चुनाव में आपको लोकसभा इतना यश हासिल नहीं होगा। मैं अहंकार के साथ नहीं बोलता हूं केजरीवाल जैसे, मोदी जी आपको इस जन्म में तो नहीं कुछ होने वाला है और जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे में बात नहीं करूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने यह कुंभ भी देखा है, योगी जी का सरकार भी देखा है, और डंके की चोट पर तीसरी बार भी हमारी सरकार वहां बनेगी। ये आप आज लिख लीजिए, क्योंकि जनता हमारे साथ। फेक नैरेटिव पे एक बार आप सक्सेस हो गए, हमेशा फेक नैरेटिव नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। संविधान थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संविधान के संवर्धक, संविधान का सम्मान जानते हैं। हमको बदनाम करने की जो साजिश आपने एक बार रची, थैंक यू सो मच, सक्सेस हो गई। अभी आपको वो मौका मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला। प्रजापति जी मेरे मित्र की, उनके दिल में जो दर्द है वो हमारी पार्टी ये सिर्फ न्याय दे सकती है, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू साहब जी साहब, प्रजापति साहब थैंक यू सो मच, संदीप बोरा जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एवरीबॉडी। इट वाज बीन एन एनलाइटनिंग डिबेट, बहुत जबरदस्त तरीके से अपने व्यूज रखे आप लोगों ने। As we always say, we end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. And the right to life, liberty, and pursuit of happiness. And where fraternity is concerned, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation." To subscribe to Nation Now, you click onto that icon and you subscribe to the fastest growing channel in the nation. The fastest growing channel in the nation, Nation Now. And as you always end saying, it is the fundamental duty of all political parties to see that they protect and secure the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are sound and secure, the Constitution survives, the Republic survives, and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.